हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, एमसीक्यू सेट फॉर माइनिंग मेट एंड फोरमैन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस को हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसका करेक्ट आंसर निकालने को हम लोग कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये जो सेट है ये हालांकि माइनिंग मेट और फोरमैन के लिए है, लेकिन जो लोग विनिंग वर्किंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो, उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा अगर वो लोग भी इसको प्रीफर करेंगे। तो दोस्तों, जैसे हमेशा वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप भी अपडेटेड रहें कि कब किस टाइप का वीडियो आ रहा है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When the material collected to represent a rock type or a formation or an ore body in the quantitative sense, then it is termed as dash। जब एक मटेरियल हम कुछ कलेक्ट करते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है कि जो रॉक टाइप जिसका ये मटेरियल है, मान लीजिए एक और बड़ी है, वहाँ पे ड्रिलिंग ब्लास्टिंग हो गया, मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। ब्लास्टिंग सॉरी ड्रिलिंग होने के बाद, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग तो नहीं, सॉरी ड्रिलिंग होने के बाद, तो ड्रिल कट को लेके हम आ रहे हैं। तो जो ड्रिल कट को हम कलेक्ट करके लाए हैं, वो ड्रिल कट का जो भी उसका प्रॉपर्टी होगा वो और बॉडी का ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो जो कट है, ड्रिल कट है, वो और बॉडी का ही कटिंग्स है वो सब, ठीक है। तो उस जो मेटल को हम कलेक्ट किए हैं उसको अगर हम लोग एक टर्म में बताएं तो उस टर्म को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया कि हम एक रॉक टाइप का कोई भी एक और बॉडी का जो कटिंग्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उस कटिंग्स का कलेक्शन होने के बाद उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? स्पेसिमेन, बोथ ए एंड डी, क्वांटिटेटिव स्पेसिमेन, सैंपल। तो इसका तो आंसर बहुत ही इजी है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सैंपल। यानी कि जो भी कटिंग्स हम लोग कलेक्शन करते हैं एक और बॉडी का या रॉक का, उस कलेक्टेड मटेरियल को हम लोग बोलते हैं सैंपल। वो उसी और बॉडी का एक सैंपल है, ठीक है। अच्छा, स्पेसिमेन क्या है? स्पेसिमेन शब्द भी आप काफ़ी बार सुने होंगे। स्पेसिमेन क्या है? देखिए, सैंपल और स्पेसिमेन के बीच में थोड़ा सा अंतर है। सैंपल क्या है कि कोई भी और बॉडी या रॉक का जो टुकड़ा हम कलेक्ट करके लेते हैं, उसका जो कटिंग्स कलेक्ट करके लेते हैं, वो लैबोरेटरी टेस्ट पर्पज के लिए लिया जाता है। कि उस लैबोरेटरी टेस्ट होने के बाद पता चलेगा कि उसका जो केमिकल कंपोजिशन क्या है, कौन सा मिनरल कितना परसेंट में उसमें है। तो ये लैबोरेटरी टेस्ट पर्पज में जो उसका कटिंग्स कलेक्शन किया जाता है वो है सैंपल। और स्पेसिमेन क्या होता है? स्पेसिमेन होता है कि उसी पर्टिकुलर रॉक का पीस, एक टुकड़ा, जिसको हम क्यों कलेक्शन करते हैं कि एग्जामिन करने के लिए, उसको डिस्प्ले पर्पज में। जैसे आप देखे होंगे कोई भी संग्रहालय में गए होंगे या आप ट्रेनिंग सेंटर वगैरह में गए होंगे माइंस का, तो काफ़ी सारा रॉक का सैंपल जो छोटा छोटा पीस रखाया जाता है, सौ पीस के हिसाब से। यानी कि उसको देख के आप पहचान सकेंगे कि ये किस चीज़ का पत्थर है, ठीक है। वो लाइमस्टोन है या बक्साइट है या आयरन और का हेमाटाइट है, ये क्या है। तो जो डिस्प्ले पर्पज के लिए, या उसको बोल सकते हैं कि एक एग्जामिनेशन पर्पज के लिए, जो उसी पत्थर का एक टुकड़ा को हम जो रखते हैं, उसका एक पीस को रखते हैं, वो एक पीस होता है। जनरली स्पेसिमेन मतलब एक पीस होता है, ठीक है, जो डिस्प्ले पर्पज के लिए हम कलेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं स्पेसिमेन, ठीक है। लेकिन सैंपल जो हम कलेक्ट करते हैं वो लैबोरेटरी टेस्ट पर्पज के लिए कलेक्शन करते हैं, और वो कटिंग्स होते हैं। ऐसा नहीं कि एक टुकड़ा को हम टेस्ट करते हैं, वो एक मिक्स जो कटिंग्स को हम लोग सैंपल बोलते हैं,
ठीक है। लेकिन एक सिंगल पीस को, पत्थर का सिंगल पीस को हम स्पेसिमेन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों के बीच में ये अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which color codes are used in risk calculator to depict risk level? जो हम रिस्क कैलकुलेशन करते हैं, रिस्क कैलकुलेशन में एक मैट्रिक्स रहता है। ठीक है, तो उसमें वेरी हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क, ऐसे 4 टाइप का रिस्क को क्लासिफाई किया जाता है उसका रिस्क स्कोर के हिसाब से। ठीक है, तो उसका एक कलर कोड होता है। जैसे वेरी हाई का कौन सा कलर कोड, हाई का कौन सा कलर कोड, मीडियम रिस्क का कौन सा कलर कोड, लो रिस्क का क्या कैसा कलर कोड। क्योंकि ये जो कलर कोडिंग इसीलिए किया जाता है कि जो वेरी हाई रिस्क है उसको इमीडिएट ही हमको उसका एक्शन लेके उसको मिनिमाइज करना है। ठीक है, हाई रिस्क उससे थोड़ा कम, मीडियम रिस्क उससे कम, और जो लो रिस्क रहता है उसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, उसका मतलब इम्पैक्ट भी ज़्यादा नहीं रहता है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से कलर कोडिंग किया जाता है। तो उस कलर कोडिंग के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, विच कलर कोड्स आर यूज्ड इन रिस्क कैलकुलेटर टू डिपिक्ट रिस्क लेवल। ऑप्शंस क्या क्या है, व्हाइट, रेड, येलो एंड ब्लू। ये सब मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पूरा हाई रिस्क से लेके लो रिस्क तक, ऊपर से नीचे तक। और उसका अपोजिट है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि नीचे से ऊपर जाना असेंडिंग, ऊपर से नीचे आना डिसेंडिंग। ठीक है, ऑप्शन बी रेड, ग्रीन, येलो, पिंक। ऑप्शन सी रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन। ऑप्शन डी रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। यानी कि जो रेड है वो वेरी हाई रिस्क है, अगर ऑरेंज कैटेगरी में आता है तो ये हाई रिस्क है, येलो कैटेगरी में आता है तो ये मीडियम रिस्क है, और अगर ग्रीन कैटेगरी में है तो ये लो रिस्क रहता है। तो ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाया गया है, वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो। ठीक है, VHML। तो इसका कलर कोडिंग है रेड, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रेशर हेड क्रिएटेड बाय द फेरेटिक सरफेस इज, हाँ क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि द प्रेशर हेड क्रिएटेड बाय द फेरेटिक सरफेस इज डैश। जो फेरेटिक सरफेस में जो प्रेशर हेड क्रिएट होता है उसका वैल्यू कितना है। ठीक है, तो पहले इसका आंसर जानने से पहले फेरेटिक सरफेस क्या है वो जानना जरूरी है। ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, फेरेटिक सरफेस मतलब क्या है, ग्राउंड वाटर आप जानते हैं, जो वाटर टेबल है। ग्राउंड वाटर जब सैचुरेटेड जोन में रहता है, सैचुरेटेड कंडीशन में रहता है। सैचुरेटेड कंडीशन मतलब समझ रहे हैं ना। देखिए, मान लीजिए एक तालाब है, आप समझिए फेरेटिक सरफेस क्या है उसका कंसेप्ट को समझिए। मान लीजिए ये एक तालाब है, स्क्रीन पे मैं एक तालाब का एक छोटा सा डायग्राम, ये मान लीजिए तालाब है। ठीक है, इसको एक अगर पत्थर आप मारेंगे तो यहाँ पे वेव फॉर्मेशन होता है कि नहीं। एक पत्थर मारते हैं तो ऐसे ऐसे करके वेव निकलता जाता है, फिर धीरे धीरे मिल जाता है। मान लीजिए पूरा शांत है, कोई पत्थर आप नहीं मार रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरा, ये सरफेस वाटर का बोल रहा हूँ। ठीक है, उसी तरह आप ग्राउंड वाटर का समझ लीजिएगा, चाहे ग्राउंड वाटर हो या सरफेस वाटर हो। अगर हम कुछ आप उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, कुछ पत्थर मारेंगे, तो तरंग बोलते हैं जिसको, जो वेव फॉर्मेशन होता है कि नहीं, तरंग खिल खिल जाता है, पूरा धीरे धीरे करके आगे निकल जाता है, फिर मिल जाता है। मान लीजिए पूरा 2-3 घंटा तक आप उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, जैसे डीप सी में, जो वहाँ पे क्या कोई डिस्टरबेंस नहीं, पानी पूरा शांत है, तो उसमें क्या होता है, वो जो कंडीशन होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। आप अगर पत्थर मारेंगे, पानी हिल जाएगा, तरंग खिलेगा, तो क्या होता है कि सब ऊपर नीचे हो जाता है, जो जो भी पानी के साथ रहता है वो मिल जाता है। पानी मतलब सैचुरेटेड नहीं। जैसे मान लीजिए आप अगर देखेंगे कि नींबू का पानी घर में बना रहे हैं, नमक डाल दिए, एक कांच का ग्लास में पानी लीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए, तो उसमें मिक्सिंग होता है कि नहीं, केमिकल रिएक्शन होता है। मान लीजिए कि पानी को पूरा हिलाएंगे नहीं, ग्लास को ऐसे रख देंगे 2-3 घंटा, तो जो भी वो पानी में जो भी मान लीजिए इम्प्योरिटीज रहेगा वो
नीचे बैठ जाता है कि नहीं, और ऊपर वाला पानी पूरा प्योर हो जाता है कि नहीं, क्योंकि वो सैचुरेटेड कंडीशन में है। ठीक है, मतलब पूरा सेटल्ड कंडीशन में है, उस टाइप का समझ लीजिए आप। जैसे वो सरफेस वाटर हो गया, उसे ग्राउंड वाटर, मतलब ग्राउंड के नीचे जो हमारा वाटर लेवल है, जो पानी का स्तर है, ठीक है, जब वो सैचुरेटेड कंडीशन में रहता है, उस टाइम में जो उसका अपर बाउंड्री है, उसका ऊपर वाला एरिया है, मतलब इस वाला एरिया जो, मतलब ऊपरी भाग में जो पानी का लेयर रहता है, उसी उसी को बोलते हैं फेराटिक सरफेस। तो उस फेराटिक सरफेस में जो प्रेशर हेड क्रिएट होता है, उसका वैल्यू पूछ रहा है, तो उसका वैल्यू है 0। क्यों उसका वैल्यू 0 होता है? क्योंकि जो वाटर का प्रेशर होता है, और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बराबर होता है। जब दोनों प्रेशर बराबर है, तो कोई चीज दूसरे को प्रेशर डाल पाएगा क्या? डाल नहीं पाएगा। यानी कि मान लीजिए आपका जितना मान लीजिए दो आदमी लड़ाई कर रहे हैं, जो मोटा होगा, जो शक्तिशाली होगा, बलवान होगा, तो जो पतला आदमी को वो प्रेशर दे देगा, ठीक है, पुश कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों का प्रेशर, दोनों का एनर्जी बराबर है, तो क्या होगा? कोई किसी को कुछ नहीं कर पाएगा पूरा उसमें, ना इसको हिला पाएगा, ना वो इसको हिला पाएगा। तो ये मतलब इस टाइप का मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कंसेप्ट बोल रहा हूँ कि जब सैचुरेटेड कंडीशन रहता है ग्राउंड वाटर का, तो उस टाइम में उसका जो ऊपरी पार्श्व है, ऊपरी भाग है, उसको बोलते हैं फेराटिक सरफेस। और उस सरफेस में हमारा जो ग्राउंड वाटर का जो प्रेशर लेवल है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बराबर होता है। तो इसीलिए कोई भी प्रेशर वो डाल नहीं पाता, इसलिए उसका वैल्यू 0 होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, द प्रेशर हेड क्रिएटेड बाय द फेराटिक सरफेस इज 0। ठीक है, उसी को ही बोलते हैं फेराटिक सरफेस, जो कि सैचुरेटेड कंडीशन में है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द द लिमिटेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एबव ग्राउंड इज डैश। एबव ग्राउंड में जो आदमी काम कर रहा है, उसका जो डेली कितना घंटा वो काम कर सकता है विदाउट ओटी। ठीक है, यानी कि वो ओवर टाइम के लिए क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन कितना टाइम तक वो काम कर सकता है एक दिन में, उसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑप्शंस क्या क्या है? 8 आवर्स पर डे और 48 आवर्स पर वीक, 9 आवर्स पर डे और 56 आवर्स पर वीक, 8 आवर्स पर डे और 56 आवर्स पर वीक, 9 आवर्स पर डे और 48 आवर्स पर वीक। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 9 आवर्स पर डे और 48 आवर्स पर वीक। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में मैक्सिमम 9 घंटा कर सकता है उसको। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं, मेरा तो 8 घंटा हो गया और मैं नहीं रुकूंगा, अगर मैं रुकूंगा तो मेरे को ओवर टाइम दीजिए, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि एक दिन में आप 9 घंटा काम कर सकते हैं। लेकिन एक वीक में, एक हफ्ता में 48 आवर से ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हफ्ते में 7 दिन है, एक दिन आपका वीकली ऑफ रहेगा, तो बाकी रहेगा 6 दिन। 6 × 8 हो गया कितना? 6 × 8 हो गया 48। तो ये 48 आवर एक वीक में, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको ओवर टाइम कंपनी आपको देगा ही देगा, देना पड़ेगा उसको। ठीक है, लेकिन एक डे में वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं मैं 8 घंटा से ज़्यादा नहीं काम करूँगा। 9 घंटा तो एक दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 9 आवर्स पर डे और 48 आवर्स पर वीक। ठीक है, एबव ग्राउंड वर्किंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोनिंग एंड क्वार्टरिंग इज डैश। जो कोनिंग एंड क्वार्टरिंग मेथड बोलते हैं वो क्या है? ऑप्शंस क्या क्या है? ए माइनिंग मेथड यूज्ड इन ए कंसोलिडेटेड ग्राउंड। एक कंसोलिडेटेड ग्राउंड में जो माइनिंग मेथड यूज होता है, वो माइनिंग क्वार्टरिंग मेथड है। ये ऑप्शन ए बोल रहा है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है? ए माइनिंग मेथड यूज्ड फॉर डायमंड माइनिंग। डायमंड माइनिंग के लिए जो माइनिंग मेथड यूज होता है, उसको बोलते हैं कोनिंग क्वार्टरिंग मेथड। ये ऑप्शन बी बोल रहा है। ऑप्शन सी बोल रहा है ए मेथड यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए लैबोरेटरी सैंपल फ्रॉम द फील्ड सैंपल। फील्ड से हम जो सैंपल कलेक्शन करते हैं, उससे, उसी सैंपल से लैबोरेटरी में जो सैंपल हमको चाहिए, जिसको हम टेस्ट करेंगे, जिस मेथड से वो लैबोरेटरी सैंपल को हम ऑब्टेन करते हैं, उसी मेथड को बोलते हैं कोनिंग क्वार्टरिंग। ऑप्शन डी बोल रहा है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन सी, ए मेथड यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग ए लैबोरेटरी सैंपल फ्रॉम द फील्ड सैंपल। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे मैं बोला, मान लीजिए कि एक जगह पे ड्रिलिंग हो गया है, अभी उसका सैंपल लैबोरेटरी में टेस्ट होगा, ठीक है। तो ड्रिल कटिंग्स जो फील्ड से कलेक्ट करके लाएंगे, जो ड्रिलिंग जहाँ पे हुआ है उस साइड से जो कलेक्शन लाएंगे, वो हो गया हमारा फील्ड सैंपल। फील्ड सैंपल लेके आके हम लैबोरेटरी में पहुंच गए। अभी डायरेक्ट जहाँ जो जो सैंपल हम फील्ड से कलेक्ट किए हैं, उसी को डायरेक्ट हम लोग लैबोरेटरी में टेस्ट नहीं करते हैं। देखिए फील्ड से तो काफ़ी सारा सैंपल लाए हैं, अभी क्या करते हैं कि वो सबको मिला लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हर होल वाइज तो हम सैंपल लाए हैं ना। मान लीजिए टोटल 80 होल का एक ब्लास्ट डिजाइन किया गया है, तो 80 होल का 80 तो पैकेट सैंपल हम लेके आए हैं, वो हो गया फील्ड सैंपल। बाकी लैबोरेटरी में पहुंचने के बाद फिर वो सब सैंपल को मिला दिया जाता है, मिला के कोन शेप में उसका शेप बनाया जाता है, कोन कोन शेप में उसको सजाया दिया जाता है, कोन शेप में। फिर उसका क्वार्टरिंग किया जाता है। क्वार्टरिंग का मतलब एक साल में कितना क्वार्टर रहता है, 4 क्वार्टर। इसी इसी तरह इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर निकाल दिया जाता है, फिर मिला दिया जाता है। तो ऐसे करने से क्या होता है, ब्लेंडिंग हमारा अच्छा से हो जाता है। और जब ब्लेंडिंग अच्छा होता है तो रिजल्ट का जो एनालिसिस हम लैबोरेटरी में करते हैं, उसका जो रिजल्ट मिलता है वो करेक्ट मिलता है। अगर हम ऐसे कोनिंग क्वार्टरिंग मेथड नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जहाँ से भी जी सैंपल हम ला के टेस्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर रीजन का ही रिजल्ट बताएगा। मान लीजिए वो ठीक से मिला नहीं होगा, ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हुआ होगा सैंपल्स का, तो एक होल में जितना मतलब जो हम लैबोरेटरी में जो भी टेस्ट करते हैं, मान लीजिए एफी परसेंटेज कितना, सिलिका परसेंटेज कितना, अलग अलग और के लिए अलग अलग उसमें केमिकल कंपोजिशन है। तो जो जो चीज़ हम लैबोरेटरी में निकालते हैं उसका वैल्यू सही नहीं आएगा। तो कोनिंग क्वार्टरिंग एक मेथड है जिस मेथड से हम फील्ड सैंपल से लैबोरेटरी सैंपल को निकालते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन लाइन shall be shown in the plan within a distance of dash of any water body। यानी कि जो प्लान है हमारा, जो हम स्टैट्यूटरी प्लान बनाते हैं, माइन प्लान बनाते हैं, सरफेस प्लान बनाते हैं, कोई भी प्लान बनाते हैं, तो वहाँ पे स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन लाइन को दिखाना पड़ता है। तो कोई भी वाटर बॉडी से, कोई भी वाटर बॉडी मतलब हो सकता है वो रिवर हो, कोई कैनाल हो, कोई डैम हो, जो भी आपका माइंस का नियर है, मतलब आसपास जो भी वाटर बॉडी हो, या माइन का सम्प भी हो, मान लीजिए आपका बहुत बड़ा सम्प है, पानी जहाँ पे स्टोरेज करके आप रखे हुए हैं, तो जो भी वाटर बॉडी होगा उस वाटर बॉडी से मिनिमम कितना डिस्टेंस के अंदर, मान लीजिए यहाँ पे है आपका, मान लीजिए यहाँ पे एक आपका बड़ा रिजर्वर है, और ठीक है आपका माइंस ये यहाँ पे है, ये आपका माइंस है, और ये है रिजर्वर, ये यहाँ पे पानी सब है, ये आपका माइंस है। तो ये वाटर बॉडी से मिनिमम कितना डिस्टेंस के अंदर वो स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन लाइन को हमको प्लान में दिखाना पड़ता है। ये वाटर बॉडी से कितना डिस्टेंस से हम स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन लाइन को दिखाएंगे प्लान में। ऑप्शन क्या क्या है, 90 मीटर, 7 मीटर, 60 मीटर, 150 मीटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 60 मीटर, 60 मीटर। यानी कि कोई भी वाटर बॉडी, चाहे वो रिवर हो, कैनाल हो, वाटर रिजर्वर हो, कुछ भी हो, उससे 60 मीटर दूरी में हमारा स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन लाइन को हमको दिखाना पड़ता है माइन प्लान में, चाहे वो सरफेस प्लान हो, कोई भी प्लान हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। For employees engaged in driving HEMM operations, eye refraction test should be conducted once in every dash year। कोई भी आदमी जो HEMM ड्राइविंग पर्पज में उसका एंगेजमेंट हुआ है माइंस में और जो डिप्लॉयमेंट उसका हुआ है HEMM चलाने के लिए, चाहे एक्सकावेटर हो, डोजर हो, डंपर हो, कुछ भी हो, ठीक है। कोई भी HEMM वो ऑपरेटर है, तो उसका आई रिफ्रैक्शन टेस्ट होना चाहिए। कितना दिन के अंदर उसका आई रिफ्रैक्टर टेस्ट होना चाहिए। ये आप जानते हैं कि जो नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का ये एक रिकमेंडेशन है। ऑप्शंस क्या क्या है, 3 इयर्स,
6 मंथ, 2 ईयर, 1 ईयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1 ईयर, 1 साल। यानी कि हर 1 साल में जो भी एम्प्लॉई HMM ऑपरेटर के हिसाब से माइंस में काम कर रहा है उसका आई रिफ्रैक्शन टेस्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Reportable injury means any injury which involves the enforced absence of the injured person from work for a period of dash। रिपोर्टेबल इंजरी मतलब हम किसको बोलेंगे, कितना टाइम वो एब्सेंट रहना चाहिए जो इंजर्ड पर्सन। ठीक है दोस्तों, ये सवाल सुन के आपको लग रहा होगा ये तो बहुत इजी सवाल है, इसको क्यों डाले हैं। देखिए दोस्तों, इसी में ही गलती होता है। जैसे सब क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं सब इजी ही होते हैं, क्योंकि उसमें जो छोटा छोटा ट्रिक यूज होता है। कुछ तो सवाल होते हैं जो दिमाग में घुसता नहीं है, बाकी कुछ चीज़ें देख के लगता है बहुत आसान है, लेकिन वहीं पे फिर हमारा गलती हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। जैसे हमारा दिमाग में बैठ बैठ मतलब सबका नहीं, 30-40% ऐसे मतलब कैंडिडेट होंगे जिनका दिमाग में ये बैठ गया होगा कि हाँ रिपोर्टेबल इंजरी मतलब 72 आवर्स, इतना आप जानते हैं। तो ये सवाल जब मान लीजिए यही आप एग्जाम दे रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन आया है, तो तुरंत दिमाग में तो है कि 72 आवर्स, तो आप तुरंत डाल देते हैं हाँ इसका ऑप्शन, हमको और नीचे देखना नहीं है, ऑप्शन है 72 आवर, जबकि ये गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है? अब डेफिनेशन अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेशन में लिखा गया है कि रिपोर्टेबल इंजरी मतलब वो इंजरी जिस इंजरी के वजह से जो इंजर्ड पर्सन है, जिसको चोट लगा है, वो मिनिमम 72 घंटा या उससे ज़्यादा टाइम तक ड्यूटी पीरियड से एब्सेंट रहना पड़ा हो उस इंजरी के वजह से। तो 72 आवर और मोर, ये होगा इसका सही आंसर। 72 घंटा हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब आप बोलेंगे हाँ वो बात तो एक ही है कि हम अगर ऑप्शन ए बोलते हैं तो गलत क्या है। ऑप्शन ए अगर आप बोलते हैं 72 आवर, ठीक है वो करेक्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप ऑप्शन, इसमें गलती क्या होगा, अगर आप एक ऑप्शन ए डालेंगे तो गलती ये होगा कि देखिए, अगर आप ऑप्शन ए बोल रहे हैं तो ऑप्शन डी को आप मना कर रहे हैं। बात तो ये है कि नहीं, कंसेप्ट समझिए उसके पीछे। मान लीजिए मैं इसका सही आंसर दे रहा हूँ कि ऑप्शन ए 72 आवर, ठीक है 72 घंटा, वो सबको मालूम है। आप अगर आप बोल रहे हैं ऑप्शन ए इसका सही है, इसका मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ये तीनों ऑप्शन गलत है, इसका मतलब यही हुआ कि नहीं। 4 ऑप्शन में से अगर आप एक ऑप्शन को बोल रहे हैं ये ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब बाकी 3 ऑप्शन गलत है, कहने का मतलब वही है। ठीक है, तो ये अगर आप ये ऑप्शन ए सिलेक्ट कर देते हैं तो ऑप्शन डी आपके हिसाब से गलत है, ये हो गया, जो कि एक्चुअली यही सही है। 72 घंटा या उससे ज़्यादा होने से अगर वो इंजर्ड पर्सन ड्यूटी पीरियड से बाहर जाता है तो उसको रिपोर्टेबल इंजरी के हिसाब से गिना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑप्शन डी को अगर आप सही मान रहे हैं, मतलब इसको अगर आप टिक लगा रहे हैं कि ये करेक्ट आंसर है, इसका मतलब ये तीनों ऑटोमेटिक इसका अंदर आ गया, क्योंकि 72 आवर्स और मोर अगर आप बोल रहे हैं तो ये 72 आवर तो उसका अंदर आ गया ना, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि 72 आवर ऑलरेडी ऑप्शन डी में है, लेकिन ये मोर वाला चीज, ये जो मोर लिखा गया है ये ऑप्शन ए में नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन ए अगर आप लिखते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप मोर को मान नहीं रहे, जबकि डेफिनेशन में लिखा है कि 72 भी हो सकता है, मिनिमम 72 आवर हो सकता है, उससे ज़्यादा होने से भी अगर जो इंजर्ड पर्सन ड्यूटी पीरियड से बाहर अगर जाता है इसी इंजरी की वजह से, उसको बोलते हैं रिपोर्टेबल इंजरी। ठीक है, कंसेप्ट समझ लिए। इसलिए तुरंत आप जितना भी आसान सवाल हो आंसर तुरंत कभी मत देना, देख लेना कि जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चन बनाया है कुछ दिमाग लगाया है क्या हमको कंफ्यूज करने के लिए, या कुछ पॉलिटिक्स कर रहा है क्या ऑप्शन में। आपको भले ही आंसर मालूम हो इसका आंसर ये है, तो लेकिन एक बार चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि खेल वहीं पे होता है। ठीक है, आजकल तो सब कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर है उसी के हिसाब से एग्जाम हो रहा है, धीरे धीरे स्टैंडर्ड भी बढ़ता गया है। पहले क्या होता था, हम मतलब 800 1000 क्वेश्चन रट्टा मार के चले गए, उसी में तो ही आएगा, लेकिन अभी कंसेप्ट बदल गया। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू का ज़माना आ गया ना, तो एमसीक्यू में सिर्फ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, आपको आंसर मालूम भी होगा, लेकिन अगर आप सही ढंग से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर खेल खत्म।
तो इसलिए तुरंत आंसर देना नहीं है, एक बार एनालिसिस कर देना है चारों ऑप्शन को या पांचों ऑप्शन जो भी रहेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 72 आवर्स और मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द width of the ore body which can be economically mined is dash। और बॉडी का वो विड्थ जिसको हम इकोनॉमिकली माइन कर सकते हैं। इकोनॉमिकली माइन मतलब माइनिंग करने से हम आपको इकोनॉमिक होगा, ऐसे नहीं कि आप माइनिंग कॉस्ट बहुत हो रहा है आपका लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं। मतलब आपका जितना रिजनेबल प्रॉफिट के साथ जितना आप माइनिंग कर सकते हैं, और बॉडी का उस विड्थ को क्या बोलते हैं? ग्रेडी विड्थ, आसे विड्थ, एक्चुअल विड्थ, स्टॉपिंग विड्थ। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए इसमें कुछ समझाने चीज नहीं है। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर, स्टॉपिंग विड्थ। स्टॉपिंग विड्थ वो विड्थ है जो विड्थ और बॉडी का जिसको हम इकोनॉमिकली माइनिंग कर सकते हैं, यानी कि माइनिंग करने से हमारा लॉस नहीं होगा, इकोनॉमिक होगा माइनिंग करना। ठीक है, तो इसका आंसर है स्टॉपिंग विड्थ, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The rate at which a person's leave with wages is calculated is at the rate one leave for every dash days of work performed when working above ground। इच यानी कि ये बोल रहा है कि एक आदमी above ground में एम्प्लॉयड है, above ground वर्किंग में वो उसका एम्प्लॉयमेंट हुआ है। above ground ओपन कास्ट तो सब जानते हैं आप, अंडरग्राउंड सब जानते हैं, यानी कि वो अंडरग्राउंड का एम्प्लॉय नहीं है, above ground वाला एम्प्लॉय है। तो उसका केस में उसका जो लीव विथ वेजेस कैलकुलेट किया जाता है, कितना दिन ड्यूटी करने से एक लीव उसका, जो इसको बोलते हैं ईएल, आर्न लीव। आर्न ईएल ईएल एक होता है ना, जैसे ईएल सीएल सीएमएल ये सब रहता है ना, आरएच सब, जो हमारा लीव में बहुत टाइप का लीव रहता है, कैजुअल लीव रहता है, मेडिकल लीव रहता है। ईएल ईएल मतलब आर्न लीव, मतलब आप कमाई किए हैं उस लीव को, तो कमाई किए मतलब कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। तो कितना दिन ड्यूटी करने से एक आदमी को वन डे लीव विथ वेजेस, मतलब पैसा भी मिलेगा छुट्टी भी मिलेगा। लीव विथ वेजेस का मतलब पैसा भी मिलेगा छुट्टी भी मिलेगा। तो कितना दिन ड्यूटी करने से जो एबव ग्राउंड वर्कर का एक लीव विथ वेजेस के लिए वो इलिजिबल होता है। ऑप्शंस क्या है? 10, 15, 20, 16। ये तो बहुत इजी है, आप सब लोग जानते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है माइन रूल का, माइंस एक्ट में भी है शायद। ऑप्शन सी 20 दिन, एबव ग्राउंड केस में 20 दिन ड्यूटी करने से वो इलिजिबल होता है एक छुट्टी के लिए, और अंडरग्राउंड माइंस में 15 दिन, 15 डेज। ये अंडरग्राउंड माइंस के लिए 15 डेज है, ठीक है। और जो एबव ग्राउंड वर्कर्स के लिए 20 डेज, 20 दिन काम करने से एक आपको छुट्टी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन सेट आगे भी कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपका फ्रेंड सर्कल में इस सब क्वेश्चन सेट को शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे चीज़ों को समझ रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, वो लोग भी इसी प्रोसेस में जुड़े रहें। और एक बात, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन्स को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरा हर अपडेट आपके पास पहले पहुँचे। इसी के साथ धन्यवाद।